लेकिन जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कभी भी डी ग्रेड नहीं होकर है, ये ग्रेड है। 2 साल कोविड के जमाने में बी ग्रेड हुई थी। आप तमाम के घरों पर ये जो ऑडिट रिपोर्ट बुक हर साल आती है, आप उसे मुआवजना कर देख सकते हैं। और इस बार भी 2023 में जो आकर है बुक, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये ग्रेड है। और जैसा कि ये ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है, हर साल ये अपनी तरक्की पर गामजन है। 2007, 2009, 2011, 12 में जो है जब जनरल मैनेजर और मैनेजर जनाब फजलुल्लाह शरीफ साहब और खलीलुल्लाह शरीफ साहब थे, जो रिजर्व बैंक से जो ऑर्डर्स आए थे वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के निगाह में नहीं लाए, एडवाइस बराबर नहीं मिलने की वजह से एक, और एप्लीकेशंस में एप्लीकेंट का रिलेशनशिप कौन है क्या है उसके जो है वजाहत नहीं पेश की गई थी। उसकी जानिब से क्या हुआ बोले तो वो मालूम नहीं हो सका। उसमें जो है थोड़े लोन्स जो है इश्यू हुए थे। रिजर्व बैंक को मालूम, कंप्लेंट जो को मालूम होने के बाद जो है 1 लाख रुपया बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया गया, पेनल्टी। वो जो है अब हाल ही में हम क्या करें, बैंक को नुकसान नहीं होना समझकर फजलुल्लाह शरीफ साहब और खलीलुल्लाह शरीफ साहब के पास 50-50 हजार रुपए वो पेनल्टी भी हमें उनके पास से वसूल करे। और बैंक से जो हमें रिजर्व बैंक को 1 लाख रुपए दिए थे वो उनके पास से वसूल करे। बैंक उसके तरह से कोई तरह का नुकसान नहीं हुआ। और जो भी वो लोन्स की बात हो रही है, जब मालूम हुआ कि ये गलती होकर है, उसी वक्त 7-8 दिन के अंदर पूरे पैसे जो भी लिए थे वो पैसे रिकवर हो गए और बैंक को इसके तरफ से कोई नुकसान नहीं। सर, आपके खुद के डायरेक्टर सलीम साहब हैं, उनके ट्रस्ट पर आप लोन दिए हैं, ये भी इल्जाम था, क्या ये जायज है सर? वो उसके बारे में हमें वजाहत लिए थे रिजर्व बैंक से, वो उन्होंने ना अकॉर्डिंग टू बायलॉ अगर दे सकते हैं तो दे सकते हैं, वो बोले वो उनके पास हम वजाहत लिए। लेकिन वो लोन भी जो था वो किसी तरीके से बैंक को कभी बर्डन नहीं हुआ। वो लोन भी हमें उन्होंने ट्रस्ट वाले लाकर अदा कर डाले। सर, अदा के बाद में आता है सवाल, ये है कि क्या आप जारी कर सकते हैं? उसके लिए हमें उसके वास्ते है ना, हमें रिजर्व बैंक के पास से ये परमिशन लिए थे। तो पर्टिकुलर लोन के लिए आपके पास परमिशन है? अच्छा सर, इसी तरह जैसे कि आपके शान है, आपके डायरेक्टर्स में जिसका नाम लिया गया था बाकायदा तौर पर, और सलीम साहब का तो नाम था, शान साहब का था, और इसी तरह डॉक्टर मुनीर और यार सर, तमाम के नाम लेकर बाकायदा बताया गया उनके जो खानादार खातून है, जैसे कि आपकी खुद की बीवी का नाम नहीं है। मैं लोन इसको को नहीं, मैं ना मेरी बीवी लोन लेको है ना मैं लोन लेको हूँ, ये बेबुनियाद बात है। सर, आप बैंक के सदर के अलावा शहर मिस्र में एक मशहूर डॉक्टर के तौर पर भी जाने जाते हैं, और आपकी शख्सियत के बारे में ये भी मशहूर है क्योंकि मैं बचपन से आपको देखा हूँ, आप गरीबों के पास पैसे ही नहीं लेते, ये भी देखा हूँ। सर, क्या आप वैसे सदर 100% साटिस्फाइड हैं आपकी कारकर्दगी को लेकर? आपके अंदर जमीर के सवाल का जवाब है आपकी जमीर के लिए, अगर वाकई सही है तो आप बता दीजिए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, और जैसा सवालात कर रहे हैं हमारे अफसर हो या हमारा बच्चा खैसर हो, मेरे साथी डायरेक्टरान के सामने मैं ये बात रख रहा हूं कि मैं 100% ट्रांसपेरेंट हूं, 100% मैं सिंसियर हूं। मेरे ताल्लुक से पूरे मैसूर सिटी में, मैं जब से दरगाही मस्जिद में MBBS का स्टूडेंट था 1972 से आज तक 50 साल से मैं साड़े रोड, अशोका रोड, केयर हॉस्पिटल, मेरे ताल्लुक से किसी किस्म की बेबुनियाद बात नहीं। मैं खुद को राजी करने, मेरे अल्लाह को राजी करने, मेरी जो हैसियत यहाँ रहती है, मेरा जो इख्तिदार यहाँ रहता है, वो इख्तिदार को मैं निपटने के तहत मैं सिंसियर हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बात कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहैसियत सदर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक डॉक्टर अब्दुल रऊफ, मैं आपसे मुखातिब होकर चंद नुकात पर जनाब अल्हाज शफीउल्लाह बेग साहब जो कल वीडियो के ज़रिए जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो इल्ज़ामात के बारे में मैं कुछ वजाहत पेश करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि वो जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं, वो बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद हैं। ये हमारा ख़दीम इदारा 108 साल से मुसलसल चल रहा है और कामयाबी की तरफ गामजन है। यहाँ हमारे पास
7,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं जो मैसूर शहर में फैजाब हो रहे हैं, और हमारे 4 ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस में कुल 48 जो है हमारे अमला है, जिनके लिए भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हुआ है। ये वसी बिल्डिंग है, एक शानदार लोकेशन पर है। इसके बारे में जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं, अब जनरल बॉडी 3 तारीख को होने वाली है। जनरल बॉडी के करीब जनरल बॉडी में हलचल मच जाए और शेयर होल्डर्स में उनके ख्यालात मुंतशर करने के लिए ये इल्ज़ामात जनरल बॉडी के करीब लगाने की कोशिश की है। ये जो भी इल्ज़ामात जनाब अल्लाह शफीउल्लाह साहब लगाए हैं, ये कोई नए इल्ज़ामात नहीं हैं। ये 2014 से मुस्तकिल तौर पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और बार बार, और मेरे दोस्त मरहूम साबिक़ सदर जनाब हुमायूं साहब 2016 में भी प्रेस क्लब में जाकर यही इल्ज़ामात के बारे में वो भी वजाहत पेश किए थे। और पता नहीं हमारे ऊपर शफीउल्लाह साहब को क्या गुस्सा है नहीं मालूम, और हमारे बैंक के ऊपर क्या गुस्सा है नहीं मालूम। मैं ये जो इल्ज़ामात हैं उसके बारे में एक तरफ से अगर चाहे तो मैं वजाहत पेश करना चाहता हूँ। वो बिल्डिंग के ताल्लुक से कुछ बात करें, 2007 में जो है इसका नक्शा तैयार किया गया, कॉरपोरेशन से जो है इसका लाइसेंस इशू है, उसके बाद बिल्डिंग बनना शुरू हुई। उस बिल्डिंग बनने में जो देर लगी उसकी वजह यह थी कि हमारे पास बिल्डिंग फंड कम था, और ये जो प्लान था बहुत ज़्यादा था। उसके हर साल जो जैसा भी नफ़ा यहाँ जमा होता गया, बिल्डिंग की कार्रवाई होते गई, और वो इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये बिल्डिंग की लागत जो है 4 करोड़ से ज़्यादा होकर है। 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होकर है, ये इसकी जो है 1 करोड़ 40 लाख होकर है। ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, फिर टॉप में जहाँ पर जनरल बॉडी की जाएगी आप आकर देख सकते हैं। और ये 1 करोड़ 40 लाख और बचत जो भी है, टोटल जो है 2 करोड़ 62 लाख रुपए होकर है। इसमें 1 करोड़ 40 लाख बिल्डिंग के लिए होकर है। ये जो है हमारे पास एसी हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ एक शानदार बोर्ड में बोर्ड हॉल है। उसके बाद में लॉकर्स लिए हैं, लिफ्ट है, इंटीरियर डेकोरेशन नीचे बैंक में होकर है। ये सब मिलाकर है, सब ट्रांसपेरेंट है। हर 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 जमन में ये जो भी पैसा खर्चा किया गया ट्रांसपेरेंट एक्ट से तहत ही किया गया, और बाकायदा वक्तन फवक्तन डिपार्टमेंट का जो भी हमारे पास ये ज़रूरी तौर पर परमिशन लेना पड़ता है, उसका फाइनेंशियल कमिटमेंट के वास्ते वह परमिशन भी लेकर जो है बिल्डिंग तैयार की गई। और रहा ये बैंक जो है ए ग्रेड हो गई, बी ग्रेड हो गई, सी ग्रेड हो गई, डी ग्रेड हो गई, ये बताए। लेकिन जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, कभी भी डी ग्रेड नहीं होकर है, ये ग्रेड है। 2 साल कोविड के जमाने में बी ग्रेड हुई थी। आप तमाम के घरों पर ये जो ऑडिट रिपोर्ट बुक हर साल आती है, आप उसे मुआवजना कर देख सकते हैं। और इस बार भी 2023 में जो आकर है बुक, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये ग्रेड है। और जैसा कि ये ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है, हर साल ये अपनी तरक्की पर गामजन है। ये 1.5 करोड़ 2 करोड़, लास्ट टाइम जो है 2 करोड़ हुए थे, इस बार भी 2 करोड़ नफा होने के बावजूद अब इस बार का नफा 1 करोड़ 60.6 लाख बताए हैं। इसकी वजह यह है कि जो मोराटोरियम दिए थे कोविड के जमाने में, जो भी लोन शेयर होल्डर्स लोन लिए थे, उसकी अदायगी बाकायदा नहीं होकर रहने की वजह से हमारे बैंक के नफे में से 60 लाख रुपए उसको है अलहदा रखने की जो रिजर्व बैंक से हमने ये देकर है ताकीद की गई, उसके तहत ये 60 लाख रुपए उठाकर रखे हैं। वो हमारे बैंक के हैं, बैंक में ही कमाते रहते हैं। लेकिन सवा कहते हुए कल का दिन कहते हुए बराबर लोन रिकवर नहीं हुआ, तो ये 60 लाख रुपए उसका ये तख्ता मीज़ाना में ये करने के वास्ते ये 60 लाख रुपए उठाकर रखे हैं। ये बैंक हमारी ये ग्रेड है। और 64 इंक्वायरी के बारे में शफीउल्लाह बेग साहब बोले, 64 68 के ये जो है, जो भी वो शफीउल्लाह बेग साहब इल्जामात लगाए थे उसके बारे में 64 में इंक्वायरी होकर है, 68 में भी इंक्वायरी होकर है।
वो जो है हमारे पास जब भी डिपार्टमेंट से आकर है उसके पूरी वजाहत हमें पेश कर कर ही वो वहाँ पर है। उसके बारे में जब वो ऑलरेडी अब रिजर्व रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास है, उसके बारे में क्या है उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ बताना जो है वो सब्जुडिस हो जाता है। ये बैंक हमारी तरक्की पर गामजन है। इस बैंक के शेयर होल्डर्स जो हैं किसी तरह से ना घबराएं। आपका पैसा जो है यहाँ पर स्टेबल है, आपका पैसा जो है अमानत है। किसी तरीके से हमारी बैंक जो है ये बैंक साउंड है। शेयर होल्डर्स को किसी तरीके से खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज अवर साउंड बैंक। कर्नाटक स्टेट में ही ये मिल्लत की एक ऐसी बैंक है जो मुस्तकिल 108 साल से जो यहाँ पर कायम है और मुसलसल चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, स्टेबल है। शेयर होल्डर्स इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। अपनी अमानतें जो हैं हमारी बैंक में जो हैं ये है बरकरार हैं, महफूज हैं। शुक्रिया। सुरेश सर, आपने वजारी तौर पर तमाम चीज़ें साफ कर दी हैं जो निज़ाम लगाए थे। आप थोड़ी चीज़ों मामले की नज़ाकत को देखते हुए नहीं बता पा रहे हैं आपको, लेकिन सर सवाल ये है कि शेयर होल्डर्स लोन ले सकते हैं और आपके इल्ज़ाम ये था कि आपके खुद के डायरेक्टर्स ने लोन लिया है, वो कहाँ तक सही है? ये बात 2007, 2009, 2011-12 में जो है जब जनरल मैनेजर और मैनेजर जनाब फजलुल्लाह शरीफ साहब और खलीलुल्लाह शरीफ साहब थे, जो रिजर्व बैंक से जो ऑर्डर्स आए थे वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के निगाह में नहीं लाए, एडवाइस बराबर नहीं मिलने की वजह से एक, और एप्लीकेशंस में एप्लीकेंट का रिलेशनशिप कौन है क्या है उसके जो है वजाहत नहीं पेश की गई थी। उसकी जानिब से क्या हुआ बोले तो वो मालूम नहीं हो सका। उसमें जो है थोड़े लोन्स जो है इश्यू हुए थे। रिजर्व बैंक को मालूम, कंप्लेंट जाको मालूम होने के बाद जो है 1 लाख रुपया बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया गया, पेनल्टी। वो जो है अब हाल ही में हम क्या करें, बैंक को नुकसान नहीं होना समझकर फजलुल्लाह शरीफ साहब और खलीलुल्लाह शरीफ साहब के पास 50-50 हजार रुपए वो पेनल्टी भी हमें उनके पास से वसूल करे। और बैंक से जो हमें रिजर्व बैंक को 1 लाख रुपए दिए थे वो उनके पास से वसूल करे। बैंक उसके तरह से कोई तरह का नुकसान नहीं हुआ। और जो भी वो लोन्स की बात हो रही है, जब भी वो लोन जब मालूम हुआ कि ये गलती होकर है, उसी वक्त 7-8 दिन के अंदर पूरे पैसे जो भी लिए थे वो पैसे रिकवर हो गए और बैंक को इसके तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ। सर, अभी बात यहाँ पर आती है, जिस तरह आपकी जो बुक है बड़ी व्यक्ति की, उसमें जो है पीछे तस्वीर है जिसमें लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनका ये इल्जाम है कि पिछले कई सालों से वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो रहे हैं। इस पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे तासुरात सिर्फ ये हैं, ये सिर्फ मेरे शेयर होल्डर्स मैसूर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डर्स के ये जो है उनकी तरफ से हमें चुनाए जाते हैं। हर 5 साल को इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो भी नताए जाते हैं, जो भी कामयाब होते हैं, वो यहाँ पर आकर बैठते हैं। बार बार वही लोग आते हैं, बार बार क्यों नहीं आते, बार बार मैं नहीं अंदर कहीं को गया, उन्होंने कहीं को, ये जो है शेयर होल्डर्स पर मुनहसर है। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में चुने जाते हैं, आकर यहाँ बैठते हैं। अपनी तरफ से कोई यहाँ चेयर खींच कर बैठ नहीं सकता। सर, आपके खुद के डायरेक्टर सलीम साहब हैं, उनके ट्रस्ट पर आप लोन दिए हैं, ये भी इल्जाम था, क्या ये जायज है सर? वो उसके बारे में हमें वजाहत लिए थे रिजर्व बैंक से। वो उन्होंने ना अकॉर्डिंग टू बैला अगर दे सकते हैं तो दे सकते हैं, वो बोले। वो उनके पास हम वजाहत लिए, लेकिन वो लोन भी जो था वो किसी तरीके से बैंक को कभी बर्डन नहीं हुआ। वो लोन भी हमें उन्होंने ट्रस्ट वाले लाकर अदा कर डाले। सर, अदा की बात में आता है, सवाल ये है कि क्या आप जारी कर सकते हैं? उसके लिए हमें उसके वास्ते है ना, हमें रिजर्व बैंक के पास से ये परमिशन लिए थे। तो पर्टिकुलर लोन के लिए आपके पास परमिशन है? अच्छा सर, इसी तरह जैसे कि आपके शान है, आपके डायरेक्टर्स में जिसका नाम लिया गया था वाक़ई तौर पर, और सलीम साहब का तो नाम था, शान साहब का था, और इसी तरह डॉक्टर मुनीर और यार सर, तमाम के नाम लेकर बाकायदा बताया गया उनके जो खानादार खातून है, जैसे कि आपकी खुद की बीवी का नाम नहीं है। मैं लोन इसको को नहीं, मैं ना मेरी बीवी लोन ले को है, ना मैं लोन ले को हूँ। ये बेबुनियाद बात है।
ये तमाम बेबुनियाद बातें। हाँ, जो उन्होंने कंप्लेंट्स दिए थे जी आरसीएस को, जो इन्होंने कंप्लेंट दिए थे, उसमें जो जो लोग लेको रहे बोल को जो उन्होंने बताए थे, उसमें नाम मेरी बीवी के नाम पर मैं लोन लेको हूँ सो एलिगेशन उसमें है, ना मेरा मैं लोन लेको हूँ सो उसमें है। मैं किसी तरीके से लोन लेकर नहीं हूँ यहाँ। तो हर हाल में बैंक कामयाबी से आगे बढ़ रही है। मैं ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर चुने जाने से कई साल पहले अपने जी जी अपने वालिद बुजुर्गवार जब यहाँ डायरेक्टर थे, उस वक्त नोमान साहब थे। मैं 80s के करीब आकर सिर्फ एक बार गोल्ड लोन लिया था, जब मैं ना डायरेक्टर था ना कुछ था। उसके बाद मैं कोई लोन ना मैं लिया हूँ ना मैं मेरी बीवी। तो आप साफ कर रहे हैं कि तमाम डायरेक्टर जिसका मैं नाम लिया अभी वो तमाम साफ है, किसी ने लोन लेंगे, आपका ये कहना है? नहीं, मेरे बारे में बोल रहा हूँ मैं। मैंने सवाल ये किया था कि जैसे कि ट्रस्ट का सवाल किया, इस तरह शान जो आपके डायरेक्टर उनका सवाल किया था, और जैसे डॉक्टर मुनीर, तकरीबन तमाम चीजें उस वीडियो में मौजूद है सर। वीडियो में मौजूद हैं। वो बात सही है कि लोन्स हुए थे। हाँ हाँ वो जो लोन्स हुए थे 2007 से 2013 के दरमियान जो लोन्स हुए थे, वो लोन सैंक्शन होने की वजह क्या थी? जो भी हिदायत आई थी आरबीआई से, ये यहाँ सैंक्शन करने वालों तक पहुंची नहीं थी वो बात। तो लाइल्मी में वो हो गया था। जब उसका इल्म हुआ कि ये गलती होकर है, तो पूरे पैसे जो हैं वो रिकवर हो गए। एक वक्त ही रिकवर हो गए, एक वीक के अंदर रिकवर हो गए। बैंक को किसी तरीके से नुकसान नहीं हुआ। इसे घपला क्या भी नहीं बोल सकते। अच्छा, एक और इल्जाम है जहां पर डॉक्टर मुनीर जो एक बड़ी शख्सियत है, मैसूर की जाने मानी शख्सियत है, उन पर यह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर आप लोगों ने जबरदस्ती उनकी फोटो जो है आपकी बुक में जो है छाप रहे हैं। वैसा नहीं डाल सकते। उन्होंने बाकायदा सिटिंग डायरेक्टर हैं। अच्छा, वो बताएं। हाँ, सिटिंग डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 2019 में जीत कर आए। अच्छा, एक मोहतरमा जनरल मैनेजर के ऊपर एक इल्जाम है कि उनका मयाद खत्म होने के बावजूद वो यहीं पर है, तो उसका क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरसीएस को ये सीईओ अपॉइंट होने के लिए परमिशन लेना, उनका इंटरव्यू करना, और उसके वास्ते जो है अपॉइंटमेंट के वास्ते हमें यह देकर ही अर्जी देखो ही वो अभी वहाँ से क्लियर हो को कौन है। जो तो वो परमिशन अपॉइंटमेंट करने का आ जाता है, हमें बाकायदा पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट करा को, इंटरव्यू कर को उनको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और इनको जो हमें यहाँ इनको जो ये रफ़ा ज़रीन साहिबा को जो यहाँ सीईओ का पोस्ट देकर वजीफ़याब होने के बावजूद जो रखे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हैं। और इसके बाकायदा ये जो है रिजर्व बैंक को हमें इसका दाखिला पेश कर हैं। देयर इज नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर, एक और सवाल है, यहाँ पर जो है नए शेयर होल्डर्स को जो है आप भर्ती नहीं कर ले रहे, जमा ले रहे हैं, उससे कहाँ तक क्या बोलना चाहते हैं? ये बात बेबुनियाद है। वक्तन फक्तन जैसा जैसा जरूरत होती वैसा शेयर होल्डर्स बढ़ा लेकर जा रही है। अभी देखो, एकदम ज्यादा शेयर होल्डर्स बनाए, उनके जो भी डिमांड्स रहते हैं वो पूरे शायद नहीं हो सकते। तो एक हिसाब किताब, हाँ, वैसा शेयर होल्डर्स बना लेकर जा रहे हैं। ये बात बेबुनियाद है कि हमें शेयर होल्डर्स नहीं बना रही। सर, आपने आपके बैंक की कामयाबी बताया और मुख्तलिफ ब्रांचेस की कामयाबी के बारे में बताया। सवाल ये है कि कौम के जो मुस्तहक बच्चे हैं, क्या उनको किसी तरह का फायदा पहुंचाया जा रहा है सर? तालीमी एतबार से जो भी नफा आता है उसका 1% जो है एजुकेशन फंड को देते हैं। वो 1% का मुनाफे में 1% जो रहता है वो है ना, हमें स्कॉलरशिप के इसमें देते हैं। और बीच बीच में कई बार मैं वो फीस को नहीं है, ये फीस नहीं है, क्या कि ऐसा है बोल को आइस छोटम को चैरिटी फंड से भी देते हैं, एजुकेशन फंड से भी हमें ये मुनाफे की तकसीम, इसके तहत उसी के दायरे में जो है हमें वो उनको फायदा पहुंचा। एक सवाल है, आप आवाम जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको बताएं सर, इस बैंक का जो माइनॉरिटी बैंक मानी जा रही है, उसका क्या रैंकिंग है कि भी आप लोग जो है 108 साल से जो है किस नंबर पर है, किस ये ग्रेड में है शुरू से? हाँ, ये शुरू से ये ग्रेड में है। ये वो इल्जामात में वो भी एक इल्जाम था कि डी ग्रेड हो गई इनकी बैंक। ये देखो यहाँ पर है 2014 से ये जो शुरू हुआ है, उससे 2023 तक भी जो है ये ग्रेड में ही। नहीं, ये बहुत सालों से ये ग्रेड में है, नहीं तो बी ग्रेड में रहे, ये ग्रेड में है ना। 2014 की बात नहीं है, ये सिर्फ एक नमूना पेश कर रहा हूं मैं।
ये जो बुक में जितने भी यहाँ कॉलम्स हैं उसमें डाला गया है। वैसे तो फहरिस्त बहुत लंबी रहती ना, 108 साल बोले तो बहुत लंबी है। हाँ बहुत लंबी है। अगर ये डी ग्रेड हो जाए तो दूसरी बैंक में ये जैसा ये डिविडेंड नहीं देते, डिविडेंड दे नहीं सकते। अगर वीक बैंक है तो डिविडेंड दे नहीं सकते। बाकायदा 15%, 17%, गई बार 17% दिए थे, पिछली दफा 17% डिविडेंड दिए थे, उसके गुज़िश्ता साल 15% डिविडेंड दिए थे। जब नुकसान में है तो डिविडेंड कैसा देते हैं? अमले को बोनस दे रहे हैं, बाकायदा उनकी सैलरी चल रही है। ये 40/8 अमले का घर चल रहा है ये बैंक से। 7,000 लोग जो हैं शेयर होल्डर्स जो हैं फायदेमंद हो रहे हैं इससे। कई ऐसे लोनीस हैं जिनको कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक्स में लोन मिल ही नहीं सकता, वैसे लोगों को भी हमें यहाँ लोन दे रहे हैं, फ्लेक्सिबल ये करके हमें लोन भी देते हैं उनको। सर आप इस बैंक के सदर के अलावा शहर मिस्र में एक मशहूर डॉक्टर के तौर पर भी जाने जाते हैं, और आपकी शख्सियत के बारे में ये भी मशहूर है क्योंकि मैं बचपन से आपको देखा हूँ, आप गरीबों के पास पैसे ही नहीं लेते, ये भी देखा हूँ। सर क्या आप वैसे तो सदर 100% सैटिस्फाइड हैं आपकी कारकर्दगी को लेकर? आपके अंदर जमीर के सवाल का जवाब है आपकी जमीर के लिए, अगर वाकई सही है तो आप बता दीजिए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, और जैसा सवालात कर रहे हैं हमारे अफसर हो या हमारा बच्चा खैसर हो, मेरे साथी डायरेक्टरान के सामने मैं ये बात रख रहा हूं कि मैं 100% ट्रांसपेरेंट हूं, 100% मैं सिंसियर हूं। मेरे ताल्लुक से पूरे मैसूर सिटी में, मैं जब से दरगाही मस्जिद में MBBS का स्टूडेंट था 1972 से आज तक 50 साल से मैं साड़े रोड, अशोका रोड, केयर हॉस्पिटल, मेरे ताल्लुक से किसी किस्म की बेबुनियाद बात नहीं। मैं खुद को राजी करने, मेरे अल्लाह को राजी करने, मेरी जो हैसियत यहाँ रहती है, मेरा जो इख्तिदार यहाँ रहता है, वो इख्तिदार को मैं निपटने के तहत मैं सिंसियर हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बात कह रहा हूँ। आखिरी सवाल है, आप जरा इसके साथ सर, जिस तरह जिक्र किया गया अलमीन बैंक और जो अमानत बैंक, उसी तरह से जो है डूबने की बात की गई। किसी भी उरूज में जो चीज रहती है उसको डूबने को लेकर जो है, क्योंकि ये बुजुर्गान ने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी मेहनत और काविशों का नतीजा यहाँ तक है, तो ये डूबने की जो बात है वो हमारे नौजवान हैं, आगे जो है नौजवान संभालना पड़ेगा। उसको लेकर आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि इस तरह की बातें खुद कौम वाले करेंगे। मैं पहले ही बता चुका, अल्लाह जनाब शफीउल्लाह बेग साहब की बात बेबुनियाद है। ये दिस इज अ वेरी साउंड बैंक so far and even in the future। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि ये ऐसे ही कामयाबी की तरफ गामजन रहे, डूबने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। हमारे ओन फंड्स जो हैं 38 करोड़ हैं हमारे ओन फंड्स, और डिपॉजिट जो है 93 करोड़ है। इसका ये जो सर ये कम वो टर्नओवर है 851 करोड़ है। एडवांसेस में 54 करोड़ लोन्स देकर हैं हमें। ओके सर, जरूरत बड़े करीब है आपके अगराज़ मक़ासद में कुछ ऐसे नए प्लानिंग से जो शेयर होल्डर्स को बेहतर हो सके। मैक्रो लोन्स के बारे में सोचा गया है, वो डिपार्टमेंट से उसके बारे में क्या है सो बातचीत कर इंशाल्लाह उसके बारे में भी कौम को अपलिफ्ट करने में कुछ तो करना है, इंशाल्लाह करेंगे। एक वीडियो रिलीज हुआ है सोशल मीडिया में मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के ताल्लुक से, बहुत सारे जो इल्ज़ामात लगाए हैं ये बेबुनियाद हैं। जब ये बेबुनियाद हैं तो हम मैनेजमेंट वाले ये सोच रहे हैं कि करेक्ट से डिफेमेशन केस फाइल किया जाए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।